एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता समानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। जाति है अनेक रक्त एक राष्ट्र का, जाति है अनेक रक्त एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक लेख एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक लेख एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, जागरण मनुष्यता समानता रहे, जागरण मनुष्यता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता। एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का,
शब्द हैं अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता समानता रहे, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, विकास में विवेक स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, योजना अनेक ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक धर्म एक राष्ट्र का, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, सादगी सहिष्णुता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, जाति हैं अनेक रक्त एक राष्ट्र का, जाति है अनेक रक्त एक राष्ट्र का, पंक्ति हैं अनेक लेख एक राष्ट्र का, पंक्ति है अनेक लेख एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, गांव है अनेक अंग एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, किरण है अनेक सूर्य एक राष्ट्र का, जागरण मनुष्यता समानता रहे, जागरण मनुष्यता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, एकता स्वतंत्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे नीति निर्धारक तत्व। पूर्व के वीडियो में अपन ने फंडामेंटल्स राइट्स पर यानी कि मौलिक जो हमारे अधिकार है उस पर चर्चा की थी। फंडामेंटल्स राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका जो इंटरएक्शन है, इनके जो अंतरंग संबंध है वो निश्चित रूप से बहुत ही गहरे हैं, उसको समझना पड़ता है। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें निश्चित रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वितीय वर्ष में ये जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में, सेकंड पेपर के रूप में चलता है। तो जयनारायण निवास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, महावीर वर्धमान कोटा का जो विश्वविद्यालय है वो
इसके अलावा राजस्थान सहित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में यह चैप्टर यूजी एंड पीजी दोनों में चलता है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्धारक तत्व। नीति निर्धारक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व। भारत के संविधान में संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य जब नीति का निर्माण करेगा, राज्य जब नीति का निर्धारण करेगा उस समय कौन कौन से आयामों को मार्गदर्शक निर्धारक तत्व के रूप में रखेगा, उसको कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्धारण। राज्य की नीति निर्धारण तथा निर्धारक जो तत्व है उनका विवेचन इसके अंतर्गत किया गया। 1937 में आयरलैंड की संविधान सभा ने सबसे पहले राज्य के नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना की और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो भारत की संविधान सभा ने भी भारत शासन अधिनियम 1935 के पश्चात आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा पाकर, भारत की संविधान सभा किससे प्रेरित थी? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा पाकर के भारत की संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, पार्ट 4 in Indian Constitution and Article 36 to 51, analysis of directive principle of state policy in our Constitution। हमारा जो संविधान है उस संविधान में इस प्रकार की विवेचना मिलती है। विद्यार्थियों, पहले चर्चा की थी कि नीति निर्धारक तत्व और मौलिक अधिकारों को लेकर के गहन विचार विमर्श। कुछ विधिवेता इस बात के पक्षधर थे कि मौलिक अधिकारों की तरह नीति निर्धारक तत्वों को भी संविधान में वाद योग्य जस्टेबल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी नैतिक इच्छाएं हैं जो वास्तव में आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रतिष्ठित करने में महती भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इनका। तो संविधान सभा इस बात से विज्ञ थी, तब उन्होंने इन नैतिक इच्छाओं को वाद योग्य बनाने का जो प्रयास किया उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि राज्य नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना करेगा, लेकिन ये जस्टेबल नहीं, अवाद योग्य है। संविधान सभा के
सदस्यों में से केटी शाह करके थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी किया है। इसका उल्लेख आता है और लिपिबद्ध उसको किया गया है कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व वह खाली चेक है जिसका भुगतान संबंधित बैंक पर छोड़ दिया है, यानी कि ब्लैंक चेक ऑन डिपेंड ऑन बैंक, यानी कि जैसा बैंक चाहे वैसा उसका भुगतान करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस प्रकार की विवेचना की गई। केटी शाह कहता है कि राज्य उस का जो नीति निर्देशक तत्व है वो पॉलिसी बनाते समय, नीति निर्धारण करते समय अपनी इच्छा के अनुरूप करेगा। उसमें किसी भी प्रकार का वाद योग्य नहीं होने के कारण वो उसकी मर्जी पर है। हम जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में धोक लगाने के पश्चात जो प्रसाद होता है वो अपनी इच्छा के अनुरूप ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते। उसमें किसी देवी देवता का कोई दबाव नहीं होता है कि आपको इतना प्रसाद चढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं। कुछ लोग तो प्रसाद लेने वाली पंक्ति में ही खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को लेकर के कुछ रुग्ण राज्यों ने नीति निर्धारक तत्वों को लागू नहीं किया। जो प्रसाद पर्यंत इस प्रकार का जो आर्टिकल है उसको लेकर के गहन विचार विमर्श के पश्चात ये बात तय कर दी गई कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व भारत की संविधान सभा अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य संविधान के चौथे भाग में इसका विवेचन करती है। अब ये जो नीति निर्धारक तत्व है ये मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो विद्यार्थियों, हम गहराई से यदि उसको समझे तो दो महत्वपूर्ण अंतर है मौलिक अधिकारों को लेकर के और नीति निर्धारक तत्व को लेकर के। नंबर 1, मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्धारक तत्व अवाद योग्य है, जस्टेबल, और दूसरा जस्टेबल नहीं है। दूसरा जो मूलभूत अंतर है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है, नेगेटिव, बल्कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व पॉजिटिव है, सकारात्मक दावे है। अब नंबर 1 को पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत संक्षेप में समझेंगे। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से इस प्रकार की बात को लिपिबद्ध किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 228 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से संवैधानिक उपचारों के तहत हम उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अपन ने पहले ही एक दिन पहले ही वीडियो जारी किया है, उसमें केवल संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों का विवेचन
बहुत संक्षिप्त में और बहुत अच्छी तरह से सामान्य शब्दों में और सामान्य भाषा में समझाया गया है, ताकि वो 5 प्रकार की याचिकाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रतियोगी परीक्षा में जब किसी प्रकार की दुविधा होती है, क्योंकि जो याचिकाएं हैं उन सबकी भाषा लगभग एक जैसी है, तो उस वीडियो में इस बात की चेष्टा की गई है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध सहित ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं, इनको हम भिन्न प्रकार से एकदम कंठस्थ कैसे कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्धारक तत्व वाद योग्य है, जस्टेबल है, उसका हनन होने पर हम संविधान के माध्यम से, मैंने आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 228 के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। नीति निर्धारक तत्व का यदि किसी भी प्रकार से हनन होता है तो नीति निर्धारक तत्व वाद योग्य नहीं है। हम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो नीति निर्धारक तत्व राज्य की मर्जी पर है, यानी कि राज्य की इच्छा पर है। यह राज्य का अभिप्राय क्या है? आर्टिकल 36 में स्टेट को समझाया गया। उस राज्य का तात्पर्य ऐसी संस्था, निकाय, बॉडी से है जो किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण करती है। तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके नीति का निर्माण करेगी, इसकी चिंता राज्य करेगा। राज्य का तात्पर्य यह किसी, जैसे भारत एक राज्य है पॉलिटिकल साइंस के अनुसार, तो ठीक उसी प्रकार राजस्थान की जो विधानसभा है वो भी पॉलिसी के निर्माण का काम कर रही है। तो आर्टिकल 36 के अनुसार राजस्थान भी एक राज्य है, भारत भी एक राज्य है। हम चाहे जोधपुर नगर निगम के अधिवासी है या चाहे किसी नगर पालिका के रहने वाले हैं, वो भी तो एक नीति के निर्माण का काम करती है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण उसको भी इस आर्टिकल के तहत हम राज्य ही मानेंगे। पॉलिटिकल साइंस का आर्टिकल एक बहुत आपको डीपली समझना पड़ेगा। अब एक प्रश्न पैदा ये होता है कि एक तो ये हो गया वाद योग्य और जस्टेबल, और दूसरा होता है नकारात्मक। मौलिक अधिकार, नकारात्मक दावे। मौलिक अधिकार की यदि 10 शब्दों में अपने को परिभाषा देनी होती है, सबसे सटीक परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे ही मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। राज्य को काम करने से रोकते हैं, इसलिए उसको नकारात्मक दावे कहा कि उक्त कार्य राज्य नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कहीं ये बाधककारी है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कहीं ये बाधक तत्व है, इसलिए राज्य काम नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या बोला? मौलिक अधिकार नकारात्मक दावे हैं। ठीक इसके विपरीत राज्य के नीति निर्धारक तत्व सकारात्मक दावे। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो कौन सा है? मौलिक अधिकार नकारात्मक दावे हैं तथा नीति निर्धारक तत्व सकारात्मक दावे हैं। राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई है कि जब वह नीति का निर्माण करे उस समय उक्त निर्धारक तत्वों को ध्यान में रख करके कार्य करे। ये नैतिक इच्छा है, मर्जी पर है, बाध्यकारी नहीं है। केरल में
को लेकर के सबसे पहले बिल आया भारतीय संविधान के इसी नीति निर्धारक तत्वों के चौथे भाग में आर्टिकल 45 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उपबंधित बात थी, उल्लेखित बात थी, उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए कि भाषा समाज नहीं मानता है, लेकिन नैतिक अधिकार जो भी है हमारे या नीति निर्धारक तत्वों के जो भी आयाम है, ये तो सारी नैतिक इच्छा ही तो है, नैतिक सदिच्छा है। प्रातः उठते ही सबसे पहले इस भारत माँ या धरती जो माँ है इसको प्रणाम लेना चाहिए, क्योंकि ये हम सबको लेके चलती है। तत्पश्चात हमारे माता पिता और गुरुजन या जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, विद्या का मंदिर में जिसमें हम प्रवेश करते हैं, उसको प्रणाम करना चाहिए। ये नैतिक इच्छा ही है। मैं देखता हूं कुछ विद्यार्थी करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ विद्यार्थियों ने अपनी दैनिकचर्या में इन बातों को सम्मिलित कर रखा है, कुछ नहीं करते। तो विद्यार्थियों, यहां बात यह समझने योग्य है कि नीति निर्धारक तत्व राज्य की इच्छा पर आधारित सकारात्मक दावे हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। इसी बात को लेकर के केरल की सरकार ने कहा, केरल हाईकोर्ट ने कहा, केरल हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि 6 से 14 वर्ष की बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। मित्रों, वो शिक्षा का अधिकार नहीं बना, क्योंकि वो चाहिए की भाषा थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है कालांतर में, केरल सरकार कहती है हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। केरला उच्च हाईकोर्ट ने कहा कि कानून नहीं है तो कानून बनाइए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कानून नहीं है तो कानून बनाइए। कालांतर में विभिन्न राज्यों को, यानी कि जो नीति बनाते हैं, उनको बाध्य किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कालांतर में दृढ़ मनोबल का परिचय देते हुए वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया। उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद 21 का में रखा। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, नीति निर्धारक तत्व सकारात्मक है और अवाद योग्य है। सकारात्मक है इसलिए राज्य की इच्छा पर है, वो बनाए नहीं बनाए। लेकिन जब भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के बाद 21 क में जब शिक्षा के अधिकार को जोड़ा जाता है तो मौलिक अधिकार बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम नीति निर्धारक तत्वों की भूमिका के बारे में केवल समझने की कोशिश की है कि नीति निर्धारक तत्व है और ये मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों ही आयामों को समझने की कोशिश की। तो इसमें एक बात स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आई कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा पाकर के भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 के मध्य मौलिक अधिकार नीति निर्धारक तत्वों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और डिटेल में प्रत्येक आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे।